पितृदोष में होता है कि इंसान के घर में बरकत रुक जाती है, उसके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होगा तो भी नहीं होगा, और अगर वो कोई भी चीज़ में हाथ डालेगा तो असफल ही होगा, क्योंकि राहु केतु जो छाया ग्रह उनके बीच में सारे ग्रह आ जाएंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती हैं। पितृदोष क्या अगर जनरेशन में किसी एक व्यक्ति को है तो क्या आगे भी कैरी फॉरवर्ड? बिल्कुल, बट आपके माता पिता के कर्म आपके बच्चों पर बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आपके कर्म अच्छे तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म आपके बच्चे ही भोगेंगे। कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं होती है, हमको पता होना चाहिए कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। हमारी चीज़ें रुकेंगी, हमारी चीज़ें डिले होंगी, लेकिन खतरनाक वर्ड बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। कि अगर बच्चे फॉरेन में रहते हैं और वो इंडिया आते हैं, उनके घर में कोई डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि हमें तो वापस जाना है, हमारे टाइम है तो 13 दिन के पहले ही कर दो। तो वो ये नहीं देखते कि वो उनके फ्यूचर के लिए कितना हानिकारक है। पितृदोष क्या होता है, कुंडली में दोष किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनता है, साथ ही काल सर्प दोष के लक्षण क्या होते हैं, ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, आज के पॉडकास्ट में इन सभी पर बात होगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग जी, मैं हूं आपके साथ लघु स्वामी और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर लतिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लतिका शर्मा। थैंक यू। लतिका, पितृदोष पे बात करते हैं। क्या होता है पितृदोष और कब बनता है? पितृदोष आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपको लगता है। जब आपकी कुंडली के 9th हाउस में, 9th हाउस आपके पितरों का होता है, तो उसमें राहु केतु या सूर्य की प्लेसमेंट होती है। आपके 4th हाउस में केतु आ जाता है तो ये पितृदोष कहलाता है। साथ ही साथ काल सर्प दोष वह होता है जब आपके राहु और केतु के बीच में आपके बाकी सारे प्लैनेट्स होते हैं। पितृदोष में होता है कि इंसान के घर में बरकत रुक जाती है, उसके होते होते काम रुक जाते हैं, उसका कहीं मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन एंजाइटी उसको होने लगेगी, उसको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से लाइफ में चेंजेस क्यों आ गए, उसके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होगा तो भी नहीं होगा, और अगर वो कोई भी चीज़ में हाथ डालेगा तो असफल ही होगा, कहीं ना कहीं उसके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और काल सर्प दोष में ये होता है कि एक सर्टेन एज के बाद वो कोई भी चीज़ चाहता है तो वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, उसके मैनिफेस्टेशन में भी ये चीज़ में रोक लग जाती है, क्योंकि राहु केतु जो छाया ग्रह उनके बीच में सारे ग्रह आ जाएंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती हैं। इनकी शादी में डिले होने लगता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि आपने काल सर्प दोष की रेमेडी करा ली, आपकी तुरंत शादी हो गई। लेकिन काल सर्प दोष का एक पूरे इंडिया में बहुत बड़ा मिथ चल रहा है कि लोग कहते हैं कि आप कहीं पे भी इसकी पूजा करा सकते हो। काल सर्प दोष की पूजा सिर्फ और सिर्फ नासिक त्र्यंबकेश्वर में कराई जाती है। उसके अलावा कहीं पर भी इस पूजा का मान्य नहीं है। जिसको भी काल सर्प दोष है वो नासिक त्र्यंबकेश्वर में जाके इसकी पूजा कराए तो वह फलीभूत होती ही होती है। ऐसा क्यों है? क्या वहाँ की एनर्जीज कुछ इस प्रकार? एनर्जीज कुछ इस तरीके से है, बट हमारा उसका शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है कि वहाँ की ही पूजा सफल मानी जाएगी। वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। अच्छा। जो त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, तो वहाँ की एनर्जीज पावरफुल भी और वो जगह उस चीज के लिए ही डेडिकेटेड है। एग्जाम्पल, हम लोग पिंड भरने गया ही जाते हैं, तो उसी तरीके से काल सर्प दोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में ही होती है। अच्छा, पितृदोष क्या अगर जनरेशन में किसी एक व्यक्ति को है तो क्या आगे भी कैरी फॉरवर्ड? बिल्कुल, पितृदोष अगर किसी एक की कुंडली में है तो 99.9% चांसेस रहते हैं कि उसकी फैमिली में बाकी जो भी लोग हैं उन सबको पितृदोष होगा ही होगा। अगर भाई को है तो बहन को होगा, मदर को है तो उनके बच्चों को होगा। आफ्टर मैरिज अगर हम किसी का पितृदोष चेक करते हैं तो जब तक 1% की पूजा नहीं होती, आने वाली पीढ़ियों में पितृदोष निकलता ही रहता है। बट हाउ इज इट पॉसिबल लगता? बिकॉज हर बच्चा तो अपना कुंडली अलग लेके पैदा होता है। बट आपके माता पिता के कर्म आपके बच्चों पर बहुत इम्पैक्ट करते हैं। कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका कर्मा कहीं ना कहीं ऐसा चलता है कि आपने जो दिया है वही आप वापस पाओगे। तो अगर आपके कर्म अच्छे तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म आपके बच्चे ही भोगेंगे। एग्जाम्पल, हम कमाते हैं, हमने कितना कमाया अपने तक किया। आज अंबानीज हैं, आज उनकी 3rd जनरेशन वो चीज़ खा रही है, उनके ही कर्मास थे ना। तो अच्छे कर्मा अगर आपको दिखने वाली चीजें दिख रही है तो जो नहीं दिखने वाली है वो भी आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आएंगी, वो भी आपके बच्चों के साथ कैरी फॉरवर्ड होती है। अगर पितृदोष का कोई इलाज नहीं करवाता है या रेमेडी नहीं करवाता है तो क्या ये खतरनाक भी साबित होता है? नहीं, ये खतरनाक नहीं होता। इसके लिए रेमेडीज अगर आप रेगुलर में करते रहो तो चीजें आपकी बैलेंस होने लगती हैं। कोई भी चीज खतरनाक नहीं होती है। हमको पता होना चाहिए कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। हमारी चीजें रुकेंगी, हमारी चीजें डिले होंगी, लेकिन खतरनाक वर्ड बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। तो इस जगह एस्ट्रोलॉजी इसको यूज नहीं करती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो अगर आपको पितृदोष है तो आप पितृ शांति की भी पूजा करा सकते हो। आप
आप पितृपक्ष में बहुत सारे लोग अपने बड़ों का श्राद्ध नहीं करते हैं, अपने कर्म नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी उनको पितृदोष लगता ही लगता है। अब तो एक नई टेक्निक आई है, अब मैं टेक्निक वर्ड यूज करूंगी, कि अगर बच्चे फॉरेन में रहते हैं और वो इंडिया आते हैं, उनके घर में कोई डेथ हो जाती है, तो कहते हैं कि हमें तो वापस जाना है, हमारे टाइम है, तो 13 दिन के पहले ही कर दो। अब लोग छठे दिन, 7वें दिन, 5वें दिन ब्राह्मण को एक्स्ट्रा पैसे देकर भी ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं कि उनका टाइम बच जाए, बट वो ये नहीं देखते कि वो उनके फ्यूचर के लिए कितना हानिकारक है। और यही जो उनके कर्म है वो उनके बच्चों पे आते हैं, जो कहीं ना कहीं पितृदोष के रूप में काम करते हैं, क्योंकि 13वीं का भी एक रहता है कि उतने टाइम के बाद ही आत्मा पृथ्वी को छोड़ती है। एक पूरा अगर शास्त्र के हिसाब से देखो तो तभी आपका जो बोलते हैं ना मनुष्य जीव आदमी का पूरा मोह संसार से हटता है, तब वो वैकुंठ की तरफ जाता है। तो अगर उसके पहले ही आप चीज़ कर लोगे, उसके पहले ही आप कर लोगे, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी उनकी जनरेशन में आगे पितृदोष मैंने देखे हैं, जिन्होंने अपने बड़ों को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया था, श्राद्ध सही से नहीं किए, या उन्होंने 13वीं वगैरह की चीज़ों में भी डिले किया या पहले कर दिया, तो आगे बच्चों में प्रॉब्लम आई ही आई है। अच्छा, अगर 13वीं को हम पहले कर देते हैं, डिले मतलब पहले आ जाता है वो, तो आपकी आत्मा को मुक्ति ही नहीं मिलेगी, तो वो यहीं भटकती रहेगी। यही भटकती रहेगी इज अ सेकेंड वर्ड, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो कहीं ना कहीं उसकी जो चीजें होंगी वो अतृप्त रह जाएंगी, उसको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। शास्त्र उसको पूर्णता कहता ही नहीं है कि ये आत्मा बहुत जल्दी मुक्त होगी। आप प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं कर रहे हो। आप बेबी डिलीवर करने में अगर 9 मंथ लेते हो, आप बिफोर बेबी के आने के पहले 9 महीने लगते हैं, तो आफ्टर बर्थ के बाद भी तो बहुत सारी चीजें होंगी, डेथ के बाद भी तो हमारी बहुत सारी चीजें आगे जाएंगी, तो उसका भी एक प्रोसेस रहता है। अगर हम बिफोर को देखते हैं तो हम आफ्टर को क्यों नहीं देखते हैं। पितृपक्ष की क्या इम्पोर्टेंस है? पितृपक्ष को अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये वह टाइम होता है जिस समय अगर हम अपने बड़ों को याद करते हैं, हम उनका तर्पण करते हैं, हम उनके लिए चीजें करते हैं, तो वो हमारी पृथ्वी पे आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। वो कहीं ना, आपने उस समय की एनर्जीज देखी होगी, भारी भारी एनर्जीज हो जाती हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप बोर होने लगोगे बहुत जल्दी चीज़ों से, आपको घबराहट बहुत जल्दी होगी, क्योंकि आपके घर की, आपकी सराउंडिंग्स की एनर्जी बहुत भारी होती है। आप और एनर्जीज जहाँ होती है वहाँ भारीपन होता ही होता है। आपने देखा होगा, आप किसी अपने घर में किसी ऐसे रूम में गए अचानक से जो बहुत दिनों से बंद है, तो आपको लगेगा यहाँ पे अजीब सी स्मेल आ रही है। आप नहीं सोच सकते कि वहाँ पे और भी एनर्जीज रहती है। जैसे हम सोल एंड बॉडी है, वो सोल है, हमें दिख नहीं रही, बट वो है तो अराउंड, और उस समय वो सब आती हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। तो अगर वो हैं आपके साथ पितृपक्ष के टाइम पे, तो अगर हम उनको फीड करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको खुश करते हैं, तो वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होता है। रेमेडीज कुछ बता सकते हैं आप? पितृपक्ष में मैं बोलूंगी कि अगर आपको अपने बड़ों की तिथियां याद है, तो अगर आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, तो आप गौ को जरूर खिलाएं। अच्छा। आप गाय को जरूर उनकी पसंदीदा चीजें खिलाएं। पहले तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करें, कि आपको फ्यूचर में ये सब करने के लिए इतनी जरूरत ना पड़े। पर अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपके बड़े नहीं हैं, और उनकी मनपसंद चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको दिख रही हैं, तो अगर आप किसी ऐसे सोल को खिलाते हो जो भूखा है, तो उनके, आपके बड़ों के आशीर्वाद आप तक आते ही आते हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं फलीभूत होते ही होते हैं। क्योंकि आपके माँ बाप से, आपके खुद के बड़ों से अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं, मतलब इस दुनिया में कोई नहीं। तो ये पितृपक्ष में करनी होती है। हाँ, ये पितृपक्ष में करनी होती है। काल सर्प दोष की क्या रेमेडीज हैं? उसके लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है, जिसकी पूजा सिर्फ त्र्यंबकेश्वर नासिक में होती है। अब लोग कहते हैं कि आप लोहे का छल्ला पहन लो, आप सांप पहन लो, आप ये पूजा करा लो, आप किसी मंदिर में रुद्राभिषेक करा लो, ये आपको फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र कहता है काल सर्प दोष की पूजा सिर्फ और सिर्फ नासिक त्र्यंबकेश्वर में ही होती है। लेकिन अतिका, काल सर्प दोष के तो पर्टिकुलर ग्रह होते हैं, जो राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, ये तो बदलेंगे नहीं कुंडली में? कुंडली में नहीं बदलेंगे, बट शांत तो हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शांत हो जाते, फिर वो जीवन भर तो परेशान नहीं करते हैं, फिर वो आपको परेशान नहीं करते हैं। और काल सर्प दोष के लक्षण क्या हैं? काल सर्प दोष में आपकी चीजें डीले होने लगती हैं, आपके होते होते काम रुकने लगते हैं, मैरिज में सबसे ज्यादा डीले देखा जाता है काल सर्प दोष में। आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आती, आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपका कहीं मन नहीं लगेगा, आपके सडन मूड स्विंग्स होंगे, आप बात करते करते किसी से कब लड़ जाओगे आपको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी बाकी प्लैनेट्स पर हेवी हो जाते हैं। अच्छा लतिका, हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी मैनिफेस्टेशन की, तो क्या मान लीजिए कोई बंदा बहुत शिद्दत से सारा अपना टाइमिंग वाइमिंग का ख्याल रख के मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन काल सर्प दोष है, शांति भी नहीं कराई है, तो मैनिफेस्टेशन होगा? मैनिफेस्टेशन तो काम नहीं करेगा।
चाहे कुछ कर लो। चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि काल सर्प दोष बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगी कि आपकी चीजों को अटकाने का काम करता है। राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, मुख्य ग्रह नहीं कहा जाता। तो यह जब आपकी कुंडली पे दोष देने लगते हैं ना, तो आपकी चीजों को रोकते बहुत जल्दी हैं। एग्जाम्पल, आप बहुत लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारी मैरिज हो जाए, हमारी मैरिज हो जाए, हमारी मैरिज हो जाए, बट मैंने आपको सबसे पहले बताया कि काल सर्प दोष में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मैरिज पर ही पड़ता है। तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगा ही। 37 38 तक आदमी की मैरिज ही नहीं होती है। राहु पर थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि राहु एकदम ऐसे इंस्टेंट फल देता है, तो सच में ऐसा राहु होता है? राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है, तो इनको मनाना बहुत इजी है। इजी है और लोग इन्हीं से सबसे ज्यादा डरते हैं। लोग कहते हैं कि ये टाइम ऐसा है कि ये हमारी चीजें खराब कर देगा, ये टाइम ऐसा है कि हम परेशान रहेंगे। अगर बोलते हैं कि अगर आपके कर्म साफ हैं तो आपको राहु केतु कभी भी खराब असर देंगे ही नहीं। आप कुत्तों की सेवा करो, आपका राहु स्ट्रांग होगा। आप मछलियों की सेवा करो, आपका केतु स्ट्रांग होगा। अगर आप राहु केतु को, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, आपका राहु स्ट्रांग होगा। तो उस हिसाब से आपको राहु केतु लाइफ में हर वो चीज़ देंगे जो चीज़ आप चाहते हो और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो। और राहु बहुत खराब हो फिर क्या करें? आप सेवा करो, वो कर्मा बैलेंस कर लेगा। अच्छा। वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट अगर बहुत जल्दी नहीं देगा, तो जब तक आपके कर्मास आप बना लोगे, आगे पीछे वो आपकी जनरेशन को वो रिजल्ट देगा ही देगा। और राहु की दशा जब जाते जाती होती है ना, तो इंसान को बरकत देकर ही जाती है। अच्छा, जैसे हम कुंडली से बता देते हैं कि इसका सन स्ट्रांग है, इसका चंद्रमा है, इसका शुक्र है, क्या राहु केतु इसके थर्ड हाउस का राहु आपका स्ट्रांग कहलाता है, फर्स्ट हाउस का राहु भी आपका स्ट्रांग कहलाता है। ये क्या फल देता है? एग्जाम्पल, थर्ड हाउस में राहु होता है तो इंसान की सोचने की पावर बहुत अच्छी होती है। वो जो सोचता है वो पाता ही पाता है। फर्स्ट हाउस का राहु आपको इल्यूजन से निकाल देता है। आपको इल्यूजन में जितनी जल्दी डालता है उतनी जल्दी निकाल देता है। आपको एक्शन लेने पे बहुत वर्क करवाता है कि अगर तुम सोच रहे हो ना, चलो अब एक्शन भी कर लो। तो राहु ना लग्जरी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर देता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों के चार्ट देखे जिनके फर्स्ट हाउस में राहु है और उनकी लग्जरी बहुत ईजिली वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। थर्ड हाउस का अगर मैं केतु बोलूँ तो दे आर बॉर्न हीलर्स। यूजुअली जिनके थर्ड हाउस में केतु होता है वो रेकी में हो गए या किसी को हीलिंग देने में, आप इनसे अपनी बातें बहुत इजीली शेयर कर लोगे। आप इनसे बात करोगे ना तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब इतना टाइम हो गया और इतना टाइम गुजर गया और आपकी बातें भी कंप्लीट नहीं हुई और वो चीज़ें भी आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही आने लगेंगी। आप हल्का फील करोगे। लोग बोलते हैं कि अगर जिसके थर्ड हाउस में राहु है, थर्ड हाउस में जिसके केतु है, आप उससे बात करो, ना कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, क्योंकि वो आपकी चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर कर देते हैं। क्या राहु केतु का मनी से कोई कनेक्शन है? राहु को मैंने बताया वो मनी बहुत इजीली अट्रैक्ट करा सकता है। अगर आप राहु के उपाय कर रहे हो, सबसे इजी उपाय, आप डॉग्स की सेवा करो। बस वो कहीं ना कहीं आपको मनी अट्रैक्ट कराएगा ही कराएगा। और सेवा का भी मतलब ये नहीं कि आप उनको बस खिला रहे हो। सेवा का मतलब आपके मन में भावना होनी चाहिए कि ये खुश रहे। सिर्फ पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए मत करो। उनका ओवरऑल केयर की तरीके से उस जीव को देखो, तो वो चीजें आपकी पॉजिटिव होंगी और पावरफुल होंगी। एंड व्हाट अबाउट केतु? केतु भी, राहु और केतु दोनों एक दूसरे को ही बिलोंग करते हैं। उनकी रेमेडी भी सेम होती है? सेम ही होती है। ओके। अच्छा, राहु अगर किसी का बहुत खराब है तो उसकी लाइफ में क्या दिखता है? जैसे किसी इंसान का राहु बहुत खराब है तो स्पेशली उसको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अगर हेल्थ में मैं देखूं, और कहीं ना कहीं वो सोचता बहुत ज्यादा है बट वो एक्शन नहीं ले पाता। उसे सोचता ही रहेगा, अपने डे ड्रीम्स में रहेगा, बट एक्शन लेने के लिए भी कुछ ना कुछ उसको चाहिए रहेगा और उसके माइंड में वो चीज आएगी ही नहीं, क्योंकि राहु इज अ हेड। वो सिर्फ माइंड अपना चलाता रहता है, ओवर थिंकिंग। जब उसके पास दूसरे प्लैनेट्स हैं ही नहीं और उसके पास खुद के कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है, तो दिक्कत देगा ही देगा। राइट। लतिका, थोड़ा सा हम चक्रास पे भी बात करते हैं। क्योंकि पेट की बात आई तो मुझे याद आया कि चक्रास पे भी आपका काफ़ी अच्छा एक टॉपिक मेंटेन हो सकता है। क्या कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे चक्रास को बैलेंस करते हैं या कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हील करते हैं? हाँ, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे चक्रास को बैलेंस करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम विट्ठल बोलते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी सीधे हमारे हार्ट तक पहुंचती है। तो जब हम विट्ठल कंटिन्यू 9 मिनट्स एवरीडे चैंट करते हैं तो हमारा हार्ट हील होता है। जिनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो कहीं ना कहीं, मैं बोलूँगी कि वो प्रॉब्लम कम होने लगती है। आप 9 मिनट्स डेली चैंट करो इस चीज़ को। जिनको नहीं होगी उनका हार्ट चक्रा स्ट्रांग होगा
वो कोई भी, और हार्ट चक्रा जिसका स्ट्रांग बोलते हैं ना, जिसका दिल मजबूत उसकी सब चीजें मजबूत। हम कोई भी सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको अपना क्राउन चक्रा एक्टिव करना है तो आप सबसे इजी ओम का उच्चारण करो। ओम का उच्चारण करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग मुंह से ओम का उच्चारण करते हैं, कुछ लोग मन से करते हैं। तो अगर आप अंदर से ओम का उच्चारण करोगे तो वो आपके क्राउन चक्रा को बहुत जल्दी एक्टिवेट करेगा। आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट बहुत इजीली कर सकते हो। अच्छा, हाँ जी, अगर आप ओम का उच्चारण सही करते हो तो आप चीजों को मैनिफेस्ट बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि ओम वो ध्वनि है जिससे पृथ्वी का संचार हुआ है। आपने सुना होगा कि कैलाश पर्वत में हम जाते हैं तो हमें ओम की ध्वनि सुनाई देती है। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बोला है कि हम वहां जाते हैं तो हमें ओम ओम की आवाज आती है। कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी काम करती है। अगर दुनिया का उत्पत्ति उस शब्द से हुई है तो हमारी आंतरिक उत्पत्ति भी उस शब्द से हुई है। तो अगर आपको खुद को जानना है, अपने चक्रास को, सबसे पावरफुल चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो ओम का उच्चारण करो। जिनको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ नमः बोलो। नमः, आप नमः बोलो तो वो जो वाणी होती है, वो जो श्वास होती है, वो आपके स्टमक की चीजों को क्योर करने लगती है। और जो ये डायबिटीज, थायराइड, ये वाली सारी इन जो सब प्रॉब्लम के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं, बट उनकी कुंडली के हिसाब से हम बताते हैं। अच्छा, कि उनके प्लैनेट की सिचुएशन क्या है, इनको कौन सा वर्ड फलेगा। ये जनरल रेमेडीज हम नहीं देते। अच्छा, हम उनकी कुंडली के हिसाब से ये चीजें देखते हैं। लतिका, चूंकि एस्ट्रोलॉजी की बात चल रही है, कुंडली की बात चल रही है, अगर मेरे पास कुंडली ही नहीं है फिर कैसे बताएंगे? हमारे सनातन धर्म में प्रश्न कुंडली नाम की भी एक चीज है। अच्छा, कि अगर आपकी कुंडली नहीं है और आप मेरे पास स्पेसिफिक टाइम पे आई हैं, तो वो कौन सा प्लैनेट है, वो कौन सी दशाएं थी जो आपको उस समय मेरे टाइम पे लाई हैं, आपको मेरे पास लाई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी कुंडली बनाई जाती है। ऐसी भी चीजें हैं कि आपके हाथ को देख के भी आपकी कुंडली बनाई जाती है। आपके पाम में अगर आपका वीनस स्ट्रांग है तो ये कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी से कनेक्ट करता है। आपकी कुंडली में भी आपका वीनस स्ट्रांग होगा। इसकी पूरी एक कैलकुलेशन होती है जिसके हिसाब से जिन लोगों के टाइम वगैरह नहीं होते हैं उनकी भी कुंडली बनती है और मैं भी बनाती हूँ। ओके, पाम रीडिंग में क्या होता है? पाम रीडिंग में आप अगर आपके हाथ में लाइंस नहीं है उसके बाद भी आपका हाथ काम करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको हर चीज में, अगर लोग बोलते हैं कि पाम क्यों लाइंस से हम क्यों करते हैं, तो ये लाइंस अगर भगवान ने दिए तो किसी ना किसी वजह से दी होंगी। तो ये आपकी किस्मत बताती है। आपकी लाइफ लाइन के साथ अगर कोई लाइन जुड़ी होती है ना तो उसको आपकी सपोर्ट लाइन बोलते हैं। कौन सा हाथ देखूं मैं? आप दोनों हाथ देखिए। दोनों हाथ देखे जाते हैं। कभी भी पाम रीडिंग का ये बेसिक रूल होता है कि एक हाथ से कभी भी पाम नहीं देखा जाता। अच्छा, दोनों हाथ देखे जाते हैं। ठीक है। अगर आपके दोनों हाथ देखो, आपके हाथ में अगर लाइफ लाइन के साथ एक सपोर्ट लाइन होती है तो आपको लाइफ में हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा ही रहता है। मे बी वो कोई एनर्जीज ही क्यों ना हो। अच्छा, भगवान भी वो होता है। जिनके थंब के नीचे का ये पार्ट उभरा रहता है उनका वीनस स्ट्रांग होता है। तो जिन लोगों का वीनस वीक होता है यूजुअली हम उनको यहाँ पे वीनस का नंबर लिखने को बोलते हैं। वो क्या होता है? 24। वीनस का नंबर 24 होता है। तो वो अगर एक्टिवेट करता है। वीनस कमजोर है तो हाँ, तो आप यहाँ पर 24 लिखिए और ग्रीन पेन से लिखिए और उस पर सर्कल बना दीजिए तो आपका वीनस एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे ही और कौन से ग्रह हैं हमारे? अगर हम जुपिटर का देखते हैं तो अगर हमारा जुपिटर हमारे फर्स्ट फिंगर के नीचे रहता है तो अगर हम वहाँ पे 3 नंबर लिखते हैं तो हमारा जुपिटर एक्टिव होता है। लेकिन ये भी पूरा मैटर तब करता है जब हम किसी पर्सन की कुंडली देख लेते हैं। अगर वो नहीं है तो? अगर कुंडली नहीं है तो ये जनरल तरीके से वो चीजें ये आगे बढ़ा सकता है। अगर आप अपने सेकंड फिंगर के नीचे यहाँ पे आप इत्र, कस्तूरी इत्र लगाते हैं मिडिल फिंगर के नीचे। मिडिल फिंगर के नीचे लगाते हैं तो आप लक को एनहांस करते हो। ये सबके लिए ये सबके लिए आप लक को एनहांस करते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के हाथों में ये कोर्स बने रहते हैं। आपने सुना होगा। तो इन लोगों के पास ना ऑटोमेटिक पैसा बहुत जल्दी आता है। इनके पास ऑटोमेटिक आता है। ये कुछ करे ना करे ये पैसे को बहुत इजीली अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आपने सुना होगा सबसे इजी, ये आपने सबके मुंह से सुना होगा कि हाथों में कोठियां होती हैं। अगर कोठी है तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है। आपकी 3 लाइन से जुड़ी होती है बट वो 3 लाइनें जुड़ी कहाँ होती है वो भी मैटर करता है। अगर आपकी ये 3 लाइन मध्य में जुड़ी हैं तो आपके पास पैसा आएगा। अगर ये वीनस में जुड़ी है तो आपके पास पैसा आएगा। परंतु अगर ये आपकी मैरिज लाइन के पास आ जाती हैं तो आपका डाइवोर्स भी करा देती है। अच्छा, और कौन से ग्रह होते हैं हाथ पर? हमारा इधर जुपिटर आता है, ठीक है। देन हमारा मंगल आता है। देन मैंने आपको वीनस बताया। मंगल का भी ऊपरी और निचला भाग होता है। उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज करते हैं। अगर मंगल किसी का उभरा हुआ है तो वो उसको पावरफुल रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल, किसी का अगर हाथ में मंगल उभरा हुआ है और अगर वो हनुमान चालीसा डेली करता है तो वो चीजों को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेता है।
उसके अंदर मैनिफेस्टेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगर किसी का वीनस उभरा हुआ रहता है तो उसके साथ ये रहता है कि वो किसी के साथ भी जुड़ जाता है तो वो उसको लेडी लक दे देता है। लेडी लक का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीजों को अट्रैक्ट बहुत इजीली कर सकते हो। बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जिसके साथ खड़ी हो गई उसको कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही साथ गुरु जिन लोगों का अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको मैंने रेमेडी बताई कि आप हल्दी लगाओ। अच्छा, अगर आप हल्दी हाथ में लगाते हो तो आपकी चीजें बहुत ही जल्दी, आप किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए आप करना चाहते हो तो आप अच्छी पोस्ट पे जाओगे ही हल्दी जाओगे। लगा लो पूरे हाथ हल्दी पे? हाथ में नहीं, फर्स्ट फिंगर के नीचे। फर्स्ट, अच्छा, हाँ, पहले वाले हाँ। फिंगर के नीचे। और अगर बुध को एक्टिवेट करना हो? बुध को एक्टिवेट करने का हाथ से ज्यादा अच्छा रेमेडी है कि आप पेड़ों में पानी डालो। अच्छा, आप सिर्फ पेड़ों में पानी डालो, आपका बुध ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा ही होगा। जिनका बुद्धि वीक होती है, ग्रीनरी उनको सूद करती है, आपको सूदिंग इफेक्ट देती है, तो आप पेड़ों में पानी डालो, वो एक्टिवेट होना ही होगा। एंड राहु केतु हाथ में होते हैं? राहु केतु हाथ में नहीं, इनका नहीं बता नहीं सकते? ओके, तो अगर किसी की कुंडली नहीं है तो राहु केतु नहीं बता सकते? नहीं। कौन सा एक ग्रह आप मानती हैं लतिका कि सारे ग्रह खराब हैं लेकिन ये एक ग्रह ही पूरा उठा सकता है? गुरु। गुरु? गुरु, गुरु के आगे सूर्य भी झुकता है, सूर्य राजा है। गुरु के आगे सब झुकते हैं। आप किसी भी किंग को देखोगे वो गुरु के सामने झुक जाएगा। सही कह रहे हैं। अच्छे से अच्छा पर्सन भी अपने गुरु के आगे झुक जाता है। तो गुरु से पावरफुल कोई ग्रह नहीं है, गुरु से पावरफुल कोई नंबर नहीं है, जो है 3 नंबर। 3 नंबर? हाँ जी, आप इसको सबसे पावरफुल मानते हैं? सबसे पावरफुल मैं मानती हूँ। गुरु है, गुरु के आगे तो बोलते हैं कि देवता भी बोलते हैं कि ये हमारे गुरु हैं। हम अपने गुरु के आगे ही नतमस्तक होते हैं। एक कितना भी बड़ा किंग हो के, आज आपने अंबानीज की वेडिंग, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी भी हमारे शंकराचार्य के आगे झुके थे। आपने अगर देखा होगा, वो गुरु हैं। गुरु के आगे सब झुकते हैं। तो गुरु के ऊपर कोई भी नंबर नहीं होता। जिनके साथ 3 नंबर जुड़ गया वो उसको कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। चाणक्य और विक्रमादित्य का बहुत सिंपल एग्जांपल है। विक्रमादित्य चौपाल में खेल रहे थे, तब उनके जब चाणक्य की उन पर नजर पड़ी थी, उन्होंने उसको राजा बना दिया था। राजा अगर आपको बनना है तो आप गुरु का सहारा ले लो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। देखो, तो एक गुरु नंबर आप थर्ड मानते नंबर हो कि थर्ड नंबर एंड गुरु ग्रह सबसे ये पावरफुल दो होता सबसे है, पावरफुल सबसे पावरफुल होता है। इनके अलावा मेन जो ये नंबर है वो यही नंबर है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो 1 नंबर को मैं बोलूंगी, क्योंकि वो रूल, हाँ, फर्स्ट नंबर रूल्ड बाय सन, तो वो सबसे ज्यादा रूलिंग नंबर होता है। उसके साथ तो ये रहता है वो किसी के साथ कुछ करे ना करे, अगर वो खड़ा है तो सामने वाला अपने आप को कंप्लीट समझने लगता है कि मेरे पीछे राजा खड़ा है। अच्छा। अब तो मैं सब कुछ कर लूंगा, अगर ये मेरे साथ है तो मुझे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सिंपल उपाय करो, आप सूर्य को डेली जल चढ़ाओ। सुबह मॉर्निंग में जब सूर्योदय हो उस समय यूजुअली चढ़ाओ तो आपको फलीभूत होगा ही होगा। आप खुद देखोगे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे, आपका रूटीन एक सेट होने लगेगा। सबसे इजीली आपका, जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो जो किरणें होती हैं उसमें से लाइट जब निकल के हमारी आंखों में जाती है, वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। वो हमारे मन को कामिंग इफेक्ट देता है, आपको मेडिटेशन स्किल्स में हेल्प करता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम डेली रूटीन में फॉलो करेंगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा डीप रेमेडीज करने की और उन अंधविश्वासों में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आजकल मार्केट में इतने ज़्यादा हैं कि आप ये पूजा करा लो, इतने हज़ार की करा लो तो आपके साथ ये चेंजेस होंगे। आप अगर अपने घर से ही शुरू करोगे तो आप देखोगे कि चीज़ें कितनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं और कितनी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। कोई एक या दो रेमेडी जो आपको लगता है कि हर किसी को करनी चाहिए अगर एक सटल और एक मतलब अच्छी लाइफ चाहिए? मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला था, जितना हो सके आप प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाओ। आप अगर प्रकृति के साथ किसी न किसी रूप में कनेक्ट हो जाओ, अपने अराउंड सराउंडिंग्स की सेवा करो, उन लोगों की सेवा करो जो बोल नहीं सकते, जानवरों की आप इजीली सेवा करो, इनकी पुकार सीधे मालिक तक होती है, तो वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं पूरी होंगी ही होंगी। अगर आप सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते, आप चंद्रमा को देख के उसके नीचे मेडिटेशन कर लो, आपको कभी भी डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगा। आप चंद्रमा के नीचे बैठ के ओम सोम सोमाय नमः का जाप करो। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का मंत्र है। आप खुद देखोगे आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपको एक चंद्रमा को देख के कामिंग इफेक्ट आता है। जिनका बोलते हैं चंद्रमा स्ट्रांग रहता है ना, अगर आप उनके अराउंड भी रहते हो तो आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं पावरफुल होती ही होती हैं। आपको कभी भी कोई डिप्रेशन में नहीं डाल सकता, आपको कभी किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने ओवरऑल अपने चार्ट के हिसाब से अपने 2 वीक प्लैनेट्स को भी स्ट्रांग कर लिया तो आपको कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी जिसको लेके आपको ये लगे कि आप अपने लाइफ में पीछे जा रहे हो। थैंक यू सो मच
आपका जुड़ने के लिए लतिका, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, सारी बातें सुनकर काफ़ी सारी नई बातें भी पता लगी। आज की पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।